हमारा पास्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि वो हमको आकर रोक रहा है। अरे जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे साथ वो तो अभी हो रहा है ना। अगर तुम बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ, तुम्हें डायबिटीज है तो अपने खाने और अपने हेल्थ एक्सरसाइज पर काम करो। तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया तो जाओ डॉक्टर से इलाज कराओ, फिजियोथेरेपी कराओ, जो कर सकते हो कराओ। लेकिन तुम बोल रहे हो, एक गुरु के पास आकर बोल रहे हो आप मेरे पास्ट लाइफ के कर्मों को ठीक करने के लिए रास्ता बताओ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसको कहते हैं कॉन्शियस इमॉर्टैलिटी। मतलब सोच समझ के अपने आप को अमर बनाना। रमन महर्षि की एक बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है जिसमें वो पॉल ब्रंटन और मंगल वेंकटरमैया, ये दो लोग हैं जो उनके स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ में ढेर सारी जो बातचीत जहाँ जहाँ पर भी हुई उसको रिकॉर्ड किया है। और आज एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल क्वेश्चन हम लोग लेंगे। क्वेश्चन है, इफ़ द एफर्ट्स एट मेडिटेशन आर हिंडर्ड थ्रू पास्ट कर्मा, व्हाट रेमेडी कैन देयर बी। अगर हम ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं मेडिटेशन करने की, और उसमें हमारे पास्ट के कर्म आ गए हैं, कोई ऐसा हमने पास्ट में किया है जिसका एक नेगेटिव रिजल्ट है, हो सकता है कोई बीमार हो गया, कोई बड़ी मुसीबत आ गई या कोई और बड़ी प्रॉब्लम आ गई, तो इसको हम कैसे ठीक करें। इससे पहले कि मैं ये पढ़ूं, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग की लाइफ में अगर आप मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं और पास्ट लाइफ के कर्म आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उसको कैसे ठीक करेंगे। नहीं, ये आइडिया पास्ट लाइफ के कर्म डिस्टर्ब कर रहे हैं मतलब बीमार हो गया, बड़ी बीमारी हो गई, अब ध्यान करना चाहते हैं और आपको ऐसी बीमारी हो गई जो महीनों से ठीक नहीं हो रही है, या किसी ने आपके ऊपर अटैक कर दिया, आपका एक्सीडेंट हो गया, आप जिसको बहुत प्यार करते थे वो मर गया। क्योंकि आपके साथ जो कुछ भी बुरा होता है वो आपके पास्ट से रिलेटेड है, ऐसा लोग मानते हैं। तो उसको ठीक कैसे करेंगे। लोग पूजा पाठ करके ठीक करने की कोशिश करते हैं, लोग जाते हैं, यज्ञ करते हैं, गंगा जी नहाने जाते हैं, अपने पाप धुलने जाते हैं ना लोग। आप भी करेंगे जो हो रहा है उसी को। देखिए, सबसे पहली बात तो अच्छा है कि आप लोगों के दिमाग में ऐसी बात नहीं आती, लेकिन अगर कोई आदमी आपसे पूछता है तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए। रमन ने सबसे पहले सेंटेंस में एक बहुत पावरफुल तरीके से उसको चुप किया। कल मैं एक कोर्ट का सीन देख रहा था जिसमें एक दो जज बैठे हैं और ये वकील है। ये वकील बोलता है कि सर, ये मेरा केस है और इस केस में मैं चाहता हूँ कि आप हाई कोर्ट ये वाले बात को लागू करा दें। कोई ऐसी बात थी जिसको लागू कराना था। तो जज बोलता है कि हम लोग यहाँ पर आपकी बात को लागू कराने के लिए नहीं बैठे हैं, हमारा काम है चीज़ों में जहाँ गड़बड़ी है उसमें लॉ के हिसाब से ठीक करें। हमारा ये काम नहीं है कि किसी और ने कुछ ऑर्डर दिया है हम उसको ऑर्डर को पास कराएं। तो ये वकील, सर सर प्लीज़ प्लीज़ सर प्लीज़ माय लॉर्ड सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। मैंने कहा चलो बताओ। उसने 3-4 सेंटेंसेस पढ़े उसी केस के बारे में। फिर से जज ने मना किया कि देखो यार, ये काम हमारे लिए नहीं, ये हमारे दायरे में नहीं आता। फिर वो पीछे पड़ा है। फिर 2-3-4 सेंटेंस के बाद खूब जोर से डांटा जज ने उसको। ये वकील भी बहुत उम्रदार था, जज तो ऑब्वियसली उसके सफ़ेद बाल थे, बहुत सीनियर थे ही। डांटा किस लिए? क्योंकि ये आदमी स्टुपिडिटी कर रहा था। फिर मुझे ध्यान आया कि जब हम लोग बचपन में पापा मम्मी के साथ में ज़िद किया करते थे तो ऐसे ही था। हम कोई ऐसी चीज़ मांगने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके पास नहीं है, उनके दायरे में है ही नहीं। खूब ज़ोर से डांटा, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। और बेचारा चुप हो गया, ये वकील चुप हो गया। जी यस माय लॉर्ड, यस माय सॉरी माय लॉर्ड, आई अपोलोजाइज माय लॉर्ड, ऐसे कर रहा था। महर्षि कहते हैं, इट्स अ सेल्फ stultifying to drown oneself in such fanciful fears।
ये अपने आप को मूर्ख बनाना है जब तुम इस तरह की फैंसीफुल फियर्स में डुबोते हो, खुद को डुबोते हो। फैंसीफुल फियर मतलब समझते हैं? हमारा पास्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि वो हमको आकर रोक रहा है। अरे जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे साथ वो तो अभी हो रहा है ना। अगर तुम बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ, तुम्हें डायबिटीज़ है तो अपने खाने और अपने हेल्थ एक्सरसाइज पर काम करो। तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया तो जाओ डॉक्टर से इलाज कराओ, फिजियोथेरेपी कराओ, जो कर सकते हो कराओ। लेकिन तुम बोल रहे हो, एक गुरु के पास आकर बोल रहे हो आप मेरे पास्ट लाइफ के कर्मों को ठीक करने के लिए रास्ता बताओ। इसके लिए बोलते हैं सेल्फ स्टल्टिफाइंग। सेल्फ स्टल्टिफाइंग मतलब है खुद को मूर्ख बनाना, खुद को बेवकूफ़ बनाना। और इसके लिए बोलते हैं फैंसीफुल फियर। एक फियर होता है नॉर्मल फियर, जहाँ पर आप कीड़े मकोड़े बिच्छू इन सब से डरते हैं। एक फियर होता है जो लाइफ थ्रेटनिंग होता है, जहाँ पर आपके पास नौकरी जा रही है, उससे भी डरना ठीक है। आप बीमार हैं, उससे भी डरना ठीक है। लेकिन ये तो फैंसीफुल फियर है। पास्ट कर्म कहाँ है आपका? यहाँ इनफैक्ट हमने तो अभी एग्जाम्पल दे दिया कि आप बीमार पड़ गए, एक्सीडेंट हो गया। ये आदमी उसके बारे में नहीं सोच रहा है। ये तो ऐसे ही बोल रहा है मैं ध्यान करता हूँ, मैं शायद ध्यान करने की कोशिश कर रहा हूँ, कर क्यों नहीं पा रहा हूँ? हो ना हो पास्ट लाइफ की वजह से नहीं कर पा रहा हूँ। बस वजह निकाल लिया। अब ये तो ऐसे हो गया जैसे श्रीश बोले कि मैं एग्ज़ाम में पापा पास नहीं हो पाया। पता है क्यों? पास्ट लाइफ के कर्म। पिछले जन्म में मैंने ज़रूर इस टीचर के साथ में कुछ गलत किया हो, इसलिए टीचर मुझे अच्छे नंबर नहीं दे रहा है। भगवान मेरे से दुश्मनी कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ये। डाइव बोल्डली विद इन। रमन क्या कह रहे हैं? डाइव बोल्डली विद इन। कूदो, खूब हिम्मत के साथ अंदर कूदो। दीज विल नॉट हिंडर यू। अरे कोई कर्म फर्म तुमको रोकेगा नहीं। हमेशा सबसे खतरनाक चीज़ वो चीज़ नहीं होती, उसके बारे में विचार होता है। इट इज़ द थिंकिंग ऑफ हिंड्रेंस। जब तुम किसी रुकावट के बारे में सोचते हो, तो देखिए हम लोग ज़्यादातर लोग ना, जैसे मान लीजिए श्रीश अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, वैभव हैं वो MCA BCA करने के बाद अब आगे सोच रहे हैं मैं क्या पढ़ूंगा। अगर किसी सब्जेक्ट के बारे में ये लग जाए कि यार ये बहुत मुश्किल है, तो आप उसको शुरुआत नहीं कर पाएंगे, शुरू ही करने का मन नहीं करेगा। मैंने स्टॉक मार्केट की जो पढ़ाई कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ थी। ये जो बुक मैंने मंगाया है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ये मैंने मंगाया है ऑलमोस्ट 4-5 साल पहले, और मुझे इतनी अच्छी लगी थी बुक कि 2 कॉपी मंगा ली। जब 4-5 पेज पढ़ा, ये देखो इसमें ढेर सारा टेबल। अब ये टेबल कहाँ से पढ़ूँ मैं शुरू नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में आ गया ये बहुत मुश्किल चीज़ है। इट इज़ द थॉट ऑफ हिंड्रेंस दैट हिंडर्स यू। वो सबसे बड़ा हिंड्रेंस क्या है? किसी चीज़ का थॉट। रमन कहते हैं हम सबको अपने सोर्स तक, जहाँ ईश्वर है वहाँ तक वापस जाना है। हर एक इंसान चाहे वो कितना भी खुश हो, कितना भी परेशान है, अगर इस दुनिया में है तो वो वापस जाने के लिए खोज रहा है। एंड मस्ट कम वन डे टू इट। और वो अपने तक पहुँचेगा ही, एक दिन पहुँच जाएगा। वी केम फ्रॉम विद इन। और कहाँ से आए हैं हम अपने अंदर से आए हैं। हम जब सोते हैं तो कहाँ जाते हैं? हम अपने अंदर जाते हैं। वी हैव गॉन आउटवर्ड। और अब हम अपने आँखों के ज़रिए बाहर की तरफ जा रहे हैं। नाउ वी मस्ट टर्न इनवर्ड। ये किस सवाल का जवाब है? अपने कर्मों का फल हम कैसे ठीक करें। बोलते हैं हम अंदर से आए हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं, हमको अंदर जाना होगा। फिर एक क्वेश्चन पूछते हैं रमन, व्हाट इज़ मेडिटेशन? जो तुम करने की कोशिश कर रहे हो, मेडिटेशन वो है क्या? इट इज़ आवर नेचुरल सेल्फ। देखिए अगर कोई हम लोग के साथ दुर्घटना हो जाए, बीमार पड़ जाए, या अगर आप स्कूल में हैं और आपका एग्ज़ाम आने वाला हो, बहुत बड़ी दुर्घटना है ये, बहुत बड़ी। जैसे शिरीष के लिए अभी जो होमवर्क था उसने किसी तरह से ख़त्म किया है ना, अब फिर से ढेर सारा होमवर्क मिल गया, इकट्ठा हो गया। जैसे ही हमारे सर पे, हमारे कॉन्शियसनेस में कोई चीज़ टक 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 मारती रहती है,
विचार बन के परेशान करती रहती है, तो वो हमको, हमारा माइंड ये कहता है ये पास्ट की वजह से है, कोई तुमको जानबूझ के परेशान करने की कोशिश कर रहा है। हम कभी ये पूछते नहीं अपने आप से कि इस प्रोसेस में, जिस समय हम परेशान हैं, उस प्रोसेस में हुआ क्या? पता है क्या हुआ? जो आपका नेचुरल सेल्फ है वो डिस्टर्ब हो गया। देखिए, अगर छुट्टी हो जाए, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, छुट्टी हो जाए, आप बहुत अच्छा काम करें, नौकरी ऐसी कर रहे हैं जहाँ पर आप खुश हैं अपने काम को करते हुए। जैसे एक बहुत अच्छे फिल्म एक्टर बोलते हैं, मुझे एक्टिंग पसंद है, मैं एक्टिंग करता हूँ और उसके बदले में पैसा मिलता है। ये तो डबल चीज़ हो गई, जो चीज़ मुझे पसंद है वो कर रहा हूँ और प्लस मुझे उसके लिए पैसा मिल रहा है। अगर आप सब कुछ परफेक्टली चल रहा है तो आपको कुछ परेशानी नहीं होगी, आप खुश हैं। लेकिन उसी में कोई आ गई चिंता, उस चिंता में, जिसको आप खुश बोलते हैं, वो क्या हुआ? आपका नेचुरल सेल्फ डिस्टर्ब हो गया। मैं चाहता हूं आप नेचुरल सेल्फ को पहचाने। जब हम सोते हैं तो एक तरह का नेचुरल सेल्फ ही है, अपने आप आराम से नींद में स्लाइड कर जाते हैं। वहीं पर अगर हम सोना चाहते हैं और नींद नहीं आ रही है तो वो अननेचुरल है। हिंदी में जो बीमारी होती है उसको पता है क्या बोलते हैं संस्कृत में? ठीक होने को बोलते हैं स्वस्थ, और बीमार होने को अस्वस्थ या तो पीड़ित। ठीक है, स्वस्थ मतलब जो स्व में स्थित हो, जो अपने अंदर में जाकर के अपने नेचुरल स्टेट में रहे। देखिए, हमारा हाथ है, यहाँ पर कोई दर्द नहीं हो रहा, लेकिन अगर कोई मसल यहाँ पर क्रैम्प कर जाए, अकड़ जाए, तो वो अननेचुरल हुआ। तो प्रमण कह रहे हैं इट इज़ आवर नेचुरल सेल्फ। मेडिटेशन हम लोग नहीं कर पाते, लेकिन जानो कि मेडिटेशन है क्या? एक हमारा नेचुरल सेल्फ, नेचर का हिस्सा है। वी हैव कवर्ड आवर सेल्व्स ओवर विथ थॉट्स एंड पैशंस। हम अपने आप को नेचुरली क्यों नहीं जिला पा रहे हैं? क्योंकि हमने अपने आप को इकट्ठा कर रखा है, कवर कर रखा है विचारों से और पैशन से। विचार तो समझ में आ गया, पैशन क्या है? पैशन में ढेर सारी चीज़ें आती हैं, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स आती हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आती हैं। जैसे किसी ने मेरे साथ कुछ बुरा किया तो मैं उसको बुरा करना चाहता हूँ, ये भी पैशन में आता है। अब जैसे बेचारा वो लड़का परेशान होकर के गया वहाँ किसी से मिलने, परेशान होकर के गया, तो वो पैशन है। जहाँ कहीं पर भी आप एक डिस्टर्ब्ड स्टेट में रहते हैं और आप कुछ न कुछ करते रहते हैं, उसको पैशन बोल रहे हैं। रमण कह रहे हैं हमने अपने आप को विचारों से और पैशन से ढक रखा है। कह रहे हैं अगर आप चाहते हो कि अपने अंदर के विचारों को और पैशन को फेंक सको, तो उसके लिए आपको केवल एक विचार पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। मेरा आपको सवाल ये है, वो एक विचार किस चीज़ का? किस चीज़ का? द सेल्फ। मैं ही सिलेक्शन कि मैं हूँ क्या इस बॉडी में, इस माइंड में। क्योंकि मान लीजिए किसी ने मेरे साथ दुश्मनी की, मुझे परेशान कर रहा है और वो पूरा मेरा ध्यान ले लेता है। वो 24 घंटे मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। अब जब मैं ये पूछता हूँ ठीक है मैं उसको मारना चाहता हूँ, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ? जब ये आप मैं क्या हूँ पूछते हैं, तब अचानक से आप वो जो बदला लेने वाला है वहाँ से आप आ जाएंगे गांधी जी की तरफ। गांधी अंग्रेज़ों से लड़ाई कर रहे थे, है ना? और कैसे लड़ाई करते थे? तो मुझे मार लो, मैं नहीं मारूंगा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, लेकिन तुम मुझे मार लो। वो सीन देखिएगा जब उनको मार रहे थे, गांधी फिल्म में है, बहुत पावरफुल सीन है। हम लोगों को एक झापड़ मारे या एक गाली दे तो तुरंत हम रिएक्ट करेंगे। गांधी मस्ट बी रियली डिसिप्लिन्ड। अभी ये मत देखिए कि गांधी बहुत महात्मा आदमी थे, बहुत स्पिरिचुअल आदमी थे, बट वो बार बार अपने आप से यही पूछते रहे होंगे मैं क्या हूँ इस माइंड और बॉडी में, मैं क्या हूँ? तो फिर किसी ने सवाल उनको पूछा इसी कन्वर्सेशन में, व्हेन इज मौन साइलेंस नेसेसरी? क्योंकि रमण बहुत दिनों तक मौन रहते थे। हमारे नीम करोली बाबा हैं, वो भी बहुत महीनों तक मौन रहते थे। नीम करोली बाबा जी के साथ में वहीं पर मंदिर में एक लेडी है, उनकी मूर्ति है कमरे में, उनके साथ रहती थी। उनका नाम ही था मौनी माई। उनके मंदिर भी गए थे हम लोग, वो बात ही नहीं करती थी।
तो यहाँ पर ये सवाल पूछ रहे हैं कि एक आदमी को, एक स्पिरिचुअल आदमी को मौन कब ज़रूरी होता है? व्हेन इज़ मौन नेसेसरी? इट इज़ बट वन ऑफ द एड्स यूज्ड टू अटेन रियलाइजेशन। ये करना चाहिए, पता है आप लोगों को। जब बहुत ज़रूरी हो तो ही बोलें, और बोले ही ना, पेन से लिखें। आप देखेंगे एक माइंड की थॉट्स की जो भीड़ है वो काफ़ी कम हो जाएगी। मौनी माँ यही करती थी। उनके पास एक ब्लैक कलर का स्लेट था, चौक रखती थी, किसी से कुछ काम हो तो उस पर लिख देती थी। पूरी ज़िंदगी उन्होंने बोला ही नहीं। हम लोग मुक्तेश्वर के मंदिर पे गए थे। मंदिर के अंदर जब जाते हैं, राइट साइड में एक कमरा है, उसमें एक साधु बाबा बैठे थे। वो नहीं बोलते कभी, शांत रहते थे। आप ऐसे उपवास करिए एक दिन मौन रहने का। रमण कह रहे हैं मौन रहना अच्छी चीज़ है, लेकिन ये एक एड है, एक सहारा है टू अटेन रियलाइजेशन, खुद को जानने के लिए। एक बार जब आपको ये समझ में आ गया कि आप कौन हैं, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, उसके बाद इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। आप इसको बगल में रख सकते हैं, क्योंकि अब चुप रहने से कोई ज़रूरत नहीं है। इस आदमी ने पूछा मौन रहना कब चाहिए? तो रमण कह रहे हैं रियलाइजेशन इटसेल्फ इज़ मौन। देखिए अभी हमारे मन में ना एक तो है विचार, और विचार चल कहाँ रहा है? मन में। विचार अगर मन में चल रहा है, इसका मतलब मन कोई एक खाली जगह है जहां पर विचार प्रकट हो रहा है। जैसे आप जब फिल्म देखते हैं थिएटर में जाकर, तो वो थिएटर का बड़ा सा एक पर्दा है, हम लोग पर्दा बोलते हैं, पता है? जबकि वो पहले मुझे लगता था पर्दा क्यों बोलते हैं, वो तो दीवार होती है। पता है पर्दा क्यों बोलते हैं? पहले ज़माने में पर्दे आए थे। गांव में ये आता था, ये प्रोजेक्टर, और लोग पर्दे लगाते थे, वाइट कलर का पर्दा, और उसके ऊपर पिक्चर दिखाया जाता था, प्रोजेक्टर लगाया जाता था, इसलिए उसको पर्दा कहा जाता है। और उस पर्दे पर जब फिल्म चलती है तो आप फिल्म देखते हैं, पर्दा नहीं दिखता। और अगर वो पर्दा नहीं लगाया है और आप प्रोजेक्टर लगाओ तो क्या होगा? क्या नहीं रुकेगा? लाइट जो है उसको जब तक सोर्स नहीं मिलेगा वो उस पर रिफ्लेक्ट करके दिखेगी नहीं। जो आप लाइट प्रोजेक्ट कर रहे हो पिक्चर की, वो कहीं बेचारी अटक नहीं पाएगी, तो आपको दिखेगी नहीं। इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर में जो थॉट्स की लाइट चमक रही है, उसको भी चमकाने के लिए एक बेस, एक पर्दा चाहिए। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी हमारा ध्यान है उस लाइट पे। बहुत मुश्किल होगा अगर आप थिएटर में जाएं और आप पर्दा देखने की कोशिश करें। उधर अमिताभ बच्चन जी कल्कि में मार रहे हैं किसी को, और आप बोल रहे नहीं, मैं अमिताभ बच्चन को नहीं देखूंगा, पीछे का जो दीवार है जिस पर ये फिल्म चलाई जा रही है उसको देखना चाहता हूँ। बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आप मुंडी थोड़ा सा टेढ़ी करिए और यहाँ देखिए जहाँ से वो प्रोजेक्टर, जहाँ से थॉट्स आ रहे हैं, मतलब जहाँ से वो पिक्चर आ रही है। होता है ना, पीछे एक कमरा होता है, प्रोजेक्टर रूम बोलते हैं उसको। वही प्रोजेक्टर रूम आप अपने मन में पकड़ते हैं जब आप बोलते हैं मैं कौन हूँ, ये विचार कहाँ से आ रहा है। वंस रियलाइजेशन इज इटसेल्फ द मौन। जिस पर्दे पर वो पिक्चर चल रहे हैं, अगर मान लीजिए आप किसी थिएटर में काम करते हैं, बहुत अच्छी पिक्चर है, बहुत ही अच्छी पिक्चर है, और आप उस प्रोजेक्टर थिएटर में काम करते हैं, ठीक है? आपने उस फिल्म को 1 बार देख लिया, 2 बार देख लिया, 10 बार देख लिया, कितनी बार एंजॉय करेंगे? अच्छी से अच्छी फिल्म कितनी बार एंजॉय करेंगे आप? यही हाल हमारा भी होना चाहिए। हमारे मन में एक इल्यूजन क्रिएट होता है, पता है क्यों? जब भी कोई विचार चलता है तो एक नया इमोशन आता है, या एक ऐसा इमोशन आता है जो हमको लगता है नया है। जैसे श्रीश का एग्ज़ाम आने वाला है, या तो श्रीश के पास होमवर्क है और ये होमवर्क 1 हफ्ते पहले बहुत था, अब ख़त्म हो गया, अब फिर से होमवर्क आ गया। तो जो पुराना वाला इमोशन था वो तो ख़त्म हो गया, एक नया इमोशन आया। आज हम लोग वहाँ गए थे आशीष के घर पे, उसके पापा की डेथ हो गई है, मालूम है? वहाँ पहुँचकर मैंने उनकी डेड बॉडी को देखा, एक फ्रीज़र में डाला हुआ था, रखा हुआ था उसी में। आशीष को वैभव ने पूछा, भैया आपके मन में क्या चल रहा है?
आखिर क्या चल रहा होगा किसी के मन में जब उसके पिता की डेथ हो जाती है? तो क्या चल रहा होगा? दुख चल रहा होगा। देखिए, अगर कोई रसगुल्ला खा रहा है और आप पूछें कैसा स्वाद है, तो क्या बोलेगा वो? मीठा होगा। हमारे मन में एक केवल इल्यूजन ऑफ न्यू फीलिंग आती है कि ये आदमी कैसा फील कर रहा है, या जब मेरा एग्जाम होगा मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, या मुझे ये चीज मिल जाएगी तो क्या होगा। ये एक इल्यूजन देता है नएपन का, जबकि है बासी। इसलिए बुद्ध परेशान हुए, बोलते हैं ऐसे ऐसे मरा वैसे मैं मरूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अगर आप उस पर्दे से हटके, आप उस प्रोजेक्टर से हटकर पर्दे पर आना चाहते हैं, क्योंकि जितनी बार बचपन में यही होता था, हम लोग पता क्या करते थे, किसी फिल्म को बार बार देखना है ना, तो हम जानबूझ के उस सीन पे जाते थे जहां पर भूल गया। जो सीन याद है उसको देखकर क्या मजा। इसलिए हम लोग फिल्म देखने के एक आध हफ्ते तक नहीं देखते थे कि अब भूल गया, अब फिर से देखेंगे। फिर से क्यों देखेंगे? क्योंकि अब नहीं याद है तो नए नए इमोशंस आएंगे। अब जब अमिताभ बच्चन उसको मारेगा ढिशुम से, तब अंदर से गुदगुदी होगी इमोशंस को। हम अपने आप को जानबूझ के याद दिला रहे हैं कि वो प्रोजेक्टर पे सचमुच के अमिताभ बच्चन खड़े हैं। ये जो विचार मेरे मन में चल रहे हैं, ये सचमुच में बड़े खतरनाक विचार हैं। अगर मेरा भाई, मेरे पिता मर गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, जबकि कुछ नहीं हुआ खत्म। मैं कह रहा हूं, रियलाइजेशन इज इटसेल्फ मौन। जैसे गहरी नींद होती है, ऐसे ही होता है हमारे अंदर का विचारों के आसपास का स्पेस या तो कॉन्शियसनेस, और वो होता है मौन। वो होता है हमारा नेचुरल सेल्फ। विचार नेचुरल सेल्फ नहीं है, पैशन हमारा नेचुरल सेल्फ नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर पाना चाहते हैं और नंबर पाते हैं तो खुश होंगे, नंबर नहीं पाते हैं तो दुखी होंगे, वो खुशी होना और दुखी होना वो नेचुरल सेल्फ नहीं है। रियलाइजेशन इटसेल्फ इज मौन। हम लोग साइलेंस को भी पसंद नहीं करते, पता है क्यों नहीं पसंद करते? हमें साइलेंस क्यों नहीं पसंद है? चुप रहना क्यों नहीं पसंद है? ऑब्जर्व करना क्यों नहीं पसंद है? हाँ, थॉट्स आते रहते हैं, नहीं ट्राई भी नहीं करने का मन करता। थॉट्स तो जब आप साइलेंट होंगे थॉट्स आएंगे, लेकिन दिन भर में 24 घंटे में ट्राई भी कहाँ करते हैं साइलेंट होने का? इसलिए पसंद क्योंकि थॉट्स पसंद है। हाँ हाँ, वेरी गुड। साइलेंस क्यों नहीं पसंद है? थॉट्स तो पसंद है, साइलेंस क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि साइलेंस का जो थॉट है वो बहुत बोरिंग है। जैसे आज हलवा बना, कौन सा हलवा? आटे का हलवा। आटा और घी था, उसमें चीनी भी थी। हमने एक खाना होता है लपसी टाइप की कोई चीज़ होती है, मान लो उसी आटे को पानी में मिक्स कर दो और चाहिए तो एक चम्मच चीनी डाल दो। मत बनाओ हलवा, ऐसे ही खा लो, अच्छा लगेगा। क्योंकि ये जो प्लेन सिंपल आटा और पानी मिक्स करके आप चीनी डाल के खा रहे हैं ना, उसका मन में, इसको पहचानिए प्लीज़, उसकी वजह से जब आप खाना खाते हैं तो आपके ब्रेन में वो सेंसेशंस नहीं मिलते जो घी वाले हलवे में होता है। तो मान लीजिए आपने मुझे देखा और कहा नमस्कार बड़े पापा। कैसे बोला? नमस्कार बड़े पापा। मैं कहूँगा हाँ देखो कैसा घमंडी आदमी है, नेताओं की तरह नमस्कार कर रहा है। और वहीं पर आप मुझे मिले, बोले प्रणाम बड़े पापा, नमस्ते, झुक करके प्रणाम किया, तो मैं कहूँगा कितना हम्बल आदमी है। वो आपके बारे में नहीं बता रहा है। पहले वाले में आपने मुझे नमस्कार किया और मेरे ब्रेन में कोई अच्छी ट्रिगरिंग नहीं हुई, इमोशंस ट्रिगर नहीं हुआ। और जब आपने झुक करके मेरा पैर छुआ और प्रणाम किया, मुझे लगता है यार कितना अच्छा है, क्योंकि उसको जब मैंने फील किया तो मुझे हलवे वाली फीलिंग आई, डोपामिन रिलीज हुआ। हम लोग सब बड़े उल्टे तरीके से करते हैं। हमको लगता है कि जाकर के किसी का पैर छुओ तो वो आदमी आपको क्या देगा? आशीर्वाद। लेकिन उल्टा होता है, आप उसका पैर ना छुओ तो श्राप देगा वो। उसको गुस्सा आता है कि तुम मुझे इज्जत नहीं दे रहे हो, जबकि हम आशीर्वाद लेने के लिए पैर छूते हैं और उसको लगता है कि तुम इज्जत लेने के लिए पैर छू रहे हो। जब आप किसी का पैर छूते हैं, किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, तो उसके ब्रेन में केमिकल्स, डोपामिन रिलीज होता है, सीरोटोनिन रिलीज होता है। जब हम किसी साइलेंस के बारे में सोचते हैं, चलो यार आज 5 मिनट 10 मिनट के लिए चुप रहेंगे, तो चुप रहेंगे। चुप रहने में क्या मजा है यार? मजा तो कुछ बोलने में आता है ना। एक बार
बुद्ध के साथ हुआ, गए और लेक्चर दिया ही नहीं, चुप बैठे रहे, 2 मिनट हो गया, 5 मिनट, खूब ढेर सारे लोग बैठे हैं, भिक्षुस, 2-4 हज़ार भिक्षुस बैठे थे, सब वेट कर रहे थे कि आज बुद्ध कुछ नया बताएंगे। बोलते हैं आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्या? चुप हो गया, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे हो गए। पीछे महाकश्यप नाम था उस आदमी का, खूब जोर से हंसने लगा। बुद्ध भी मुस्कुराए, बोलते मुझे जो बोलना था वो सुन लिया उसने। तब बुद्ध के पास एक किसी ने कमल का फूल दिया था, तो वो कश्यप को दिया कि तुम समझ गए मेरी बात। देखिए, जब आपके मन में साइलेंस के लिए भी वही डोपामिन रिलीज हो जो बातचीत के लिए है, तब आप उस प्रोजेक्टर, उस थॉट्स के जगह से हट गए। इसी चीज को अर्जुन को देने के लिए कृष्ण क्या बोल रहे हैं? अर्जुन, जो आदमी लाभ और हानि दोनों में एक जैसा हो। देखिए, लाभ और हानि दोनों एक जैसा तो होता नहीं, एक में खुशी होती है और एक में दुख होता है। लेकिन ये खुशी और दुख क्या है? हमारे ब्रेन में ट्रिगर होने वाला इमोशंस। एक बहुत अमीर आदमी है, वो और पैसा कमा ले, उसको बहुत खुशी नहीं होगी, लेकिन उसके घर में एक बच्चा पैदा हो जाए, उसको बड़ी खुशी होगी। इसका मतलब हमारा ब्रेन ऐसा बना हुआ है कि अलग अलग सिचुएशंस में वो सेम केमिकल्स रिलीज कर सकता है। किसी को बच्चा होगा तो किसी को, इनफैक्ट एक बच्ची, बहुत अच्छी फिल्म है, श्रीश वैभव को देखनी चाहिए, आपको भी देखनी चाहिए, सारांश नाम है। उस फिल्म की वजह से हमारे अमरीश पुरी, नहीं, हमारे ये अनुपम खेर बहुत फेमस हुए थे। उन्होंने पहली बार बूढ़े आदमी का रोल किया था। उनका अपना बेटा मर गया और उनके किराएदार, जैसे उनका बेटा मरा उसके कुछ दिनों बाद उनका किराएदार एक लड़की थी और उसका आदमी था, वो प्रेग्नेंट हो गई और उस लड़की के गर्भ को ख़त्म करने के लिए जो लड़का है उसका अमीर बाप बहुत अमीर आदमी और बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, उसको मरवाना चाहता था। लेकिन ये औरत बोलती है नहीं, मैं अपनी इस किराएदार को बचाऊंगी। क्यों बचाएगी? हाँ, उसको लग रहा था कि इसके गर्भ में कौन है? मेरा मरा हुआ बेटा इसमें आ चुका है। अब ये चीज, हमारा मन इतना मासूम है कि किसी भी चीज को मान लेगा और खुश हो जाएगा। रमन कह रहे हैं, रियलाइजेशन इज इटसेल्फ मौन, स्पीच इज रिगार्डेड बाय द मुनीज एज अ वेस्ट ऑफ एनर्जी विच दे आर डायरेक्टिंग इनवर्ड्स टूवर्ड्स द सेल्फ। जितने भी मुनि होते हैं, शांत रहते हैं, उनके हिसाब से अगर कुछ बोल रहे हो तो आपकी एनर्जी का वेस्टेज है, आप अंदर नहीं जा पा रहे हो। अंदर जाने के लिए ऐसा है जैसे कि एक पेड़ का जड़, नीचे जाने के लिए उसको बड़ी एनर्जी चाहिए होती है। स्पीच इज रिगार्डेड एज बाय मुनीज एज अ वेस्ट ऑफ एनर्जी विच दे आर डायरेक्टिंग टूवर्ड्स द सेल्फ। वो अपनी एनर्जी को अंदर में जाने के लिए डायरेक्ट कर रहे हैं और बोलने से वो वेस्ट हो जाएगी। क्योंकि जब भी कोई भी बात आप बोलेंगे उसके लिए सोचेंगे, जब आप कोई चीज़ सोचेंगे उसके लिए आप इमोशंस भी लेकर आएंगे। अगर इमोशंस लेकर आ रहे हैं तो आप साइलेंस में उस इमोशंस को हटा रहे हैं। इसलिए मुनीज शादी नहीं करते, मतलब साधु शादी नहीं करते, क्योंकि उनके मन में फिर दूसरी चीज़ों से इमोशंस पैदा होंगे। अगर वहाँ से इमोशंस पैदा हो रहे हैं तो कहाँ से इमोशंस चले जाएंगे? साइलेंस में से। मैं चाहता हूँ मेरा माइंड साइलेंस में भी खुश रहे। कश्यप के साथ यही हुआ। रमण कहते हैं कि जो लोग भी मौन रहते हैं बहुत टाइम तक, वो केवल उनकी आदत नहीं है, उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। मेथड ऑफ सिक्योरिंग टेम्पररी सेसेशन ऑफ मेंटल एक्टिविटी। अगर आप चाहते हैं कि आपके मन में भी विचार शांत हो जाएं, टेम्पररी, तो आप ऐसे लोगों के पास भी जा सकते हैं जिनका मन शांत है, जो खुद मौन रहते हैं। उनके साथ रहेंगे तो आप भी शांत हो जाएंगे। इसका एक उल्टा प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप, वो करते ही रोज़। आप जब परेशान हैं तो आप ऐसे लोगों के पास अपने आप को पाएंगे जो परेशान है। परेशान आदमी के पास रहेंगे तो आप भी परेशान होंगे। एक शांत आदमी के पास, मौनी के पास, मुनि के पास, जो शांत रहता है उसके पास रहेंगे तो आप भी शांत होंगे। अच्छा, इसमें ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जब आप किसी गुरु के पास जो शांत है उसके साथ जा रहे हैं तो आपको होना पड़ेगा इन सिंपैथेटिक कांटेक्ट। मतलब कृष्णमूर्ति बोलते थे, अगर तुम्हें मेरी बात समझनी है तो यू हैव टू बी इन लव विथ मी।
इसलिए हमारे ओशो जब किसी को लेक्चर दिया करते थे तो उसमें ढेर सारे चुटकुले डालते थे ताकि आप हंसें, खुश हों, इमोशनली कनेक्ट हो। ग्रेजुअली एब्जॉर्व द समाधि हैबिट फ्रॉम देम, तो धीरे धीरे आप उनकी समाधि की हैबिट को अपने अंदर ला पाएंगे। सवाल क्या पूछा था? अगर पास्ट लाइफ कर्मा हिंडर कर रहे हैं आपके इस लाइफ के प्रैक्टिस में, क्या करें? बहुत ज़ोरों से धूप निकल रही तो क्या करें? भैया जाओ पेड़ की छांव में बैठ जाओ, कहीं पहाड़ी की कोई गुफा उफा वहाँ बैठ जाओ, जाके नहा लो। ये क्या रो रहे हो कि पास्ट लाइफ के कर्म मुझे परेशान करे तो मैं क्या करूं? अरे अपनी साधना को सीरियस करो। वो जो पास्ट लाइफ, ज़रूका बोलती है पास्ट लाइफ के कर्म किसको डिस्टर्ब करते हैं? IESM को। वहां से हट जाओ, सेक्शन 2B में आओ। सेक्शन 2B वो है जहां पर साइलेंस रहता है। मैंने इसलिए भी आज जर्नी ऑफ सोल्स नहीं बनाया क्योंकि मैं चाहता हूं थोड़ा सा हम लोग, अभी तो लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो लोग मर गए, उस दुनिया में गए तो क्या हुआ, लेकिन मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि आप अपने आप से पूछें कि जीते जी मैं क्या प्रैक्टिस करूं। ऑलमोस्ट 33 वीडियोस हो गए हैं हमारे जर्नी ऑफ सोल्स के। अब दिमाग में ये रहता अच्छा हाँ एक आदमी मरा, वहाँ पर गया तो बड़े मज़े की चीज़ें हो रही होंगी, लेकिन हमारा अब हम करें क्या? अगर अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, एक लाइटेंड आदमी होना चाहते हैं तो क्या करें? आप अपने आप से पूछें कि मेडिटेशन हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हम इसमें तो ये है कि सिंपली आप मौन रहने की प्रैक्टिस करें कुछ देर। किसी को बहुत स्ट्रांगली कुछ बोलने का मन कर रहा है, गाली देने का मन कर रहा है या समझाने का मन कर रहा है, शांत रहे। और मैंने एक चीज़ देखी है, जब मुझे बड़ी मम्मी को कुछ बोलना होता है, मुझे लगता है ये गलत बोल रही है, उनको समझा दूँ मैं, बहुत स्ट्रांगली मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में और मैं शांत हो जाता हूँ। कुछ देर बाद उनको खुद समझ में आ जाता है वो चीज़। अच्छा, उसके बाद फिर मेरे मन में पहले आता था, देखा आई टोल्ड यू सो, मतलब मैं देखा ना, मैं सही था ना, लेकिन अब वो नहीं आता क्योंकि वो ज़ेन स्टोरी मुझे अब याद आती है हमेशा। इज दैट सो? सुना है ना? नहीं सुना? वो जिसका घोड़ा पैर टूट जाता है। एक ज़ेन मॉन्क था, उसके पास एक बहुत सुंदर घोड़ा था। लोग गाँव वाले बोलते थे बहुत अच्छा घोड़ा है तुम्हारे पास। एक दिन राजा के सिपाही आए, बोलते मुझे एक घोड़ा दे दो, राजा पैसे देंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं दूंगा। तो वो हाँ ढेर सारे वो घोड़े आ जाते हैं। जब भी आप किसी भी सिचुएशन के बारे में ये सोचते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है, आप अपने आप को कहिए मुझे पता नहीं है, मुझे नहीं पता है। क्योंकि सच पूछिए, मेरी ज़िंदगी में जो सबसे अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं वो सबसे ख़राब चीज़ों में से निकली हैं, और सबसे अच्छी अच्छी चीज़ें चल रही हैं और अचानक से उसी में से ख़राब चीज़ निकल गई। फूल में से कांटे निकलते हैं और कांटों वाले पौधों में से फूल निकलते हैं। ये सारी की सारी चीज़ क्या है? ये क्या है जो मैं ऐसे उंगली कर रहा हूँ? थॉट्स हैं। और थॉट्स में मत देखिए आप, इसके आसपास क्या है, कहाँ दिख रहा है? ये स्पेस है। अपने अंदर, मन के अंदर में स्पेस को देखिए। अगली बार जब आप थिएटर में पिक्चर देखने जाएं तो आगे मत देखिएगा, पीछे देखिएगा 5 मिनट के लिए सही, तो आपके मन में भी आप अंदर देख पाएंगे, सेल्फ के पास, और आप नेचुरल स्टेट में जा पाएंगे। ठीक है।